5 सीटों बिहार और झारखंड समेत देश भर में 5वें चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है और झारखंड की 3 लोकसभा सीटें जहां पर 20 मई को मतदान होने हैं, वहां पर भी चुनावी शोर थम गया है। लगातार चुनावी शोर लोगों के बीच रहा। प्रत्याशी पूरी मेहनत करते हुए नजर आए, चुनावी मैदान में पसीना बहाते हुए नजर आए और उन सब के बीच जब आज प्रचार का शोर थमा है तो वो शांति कैसी है, वो शांति क्या इशारा कर रही है और किस तरह का चुनावी प्रचार रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हजारीबाग से हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जुड़े हुए हैं। गुंजन जी, अब शोर थम गया है, जो लगातार भोंपू के शोर, प्रत्याशियों का हुजूम, कार्यकर्ताओं के साथ वो लोगों तक पहुंच रहा था, इस शोर के बाद अब ये शांति क्या कहती है? मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा सारी चीज़ों को सेटल डाउन होने में। बहुत राजनीतिक गहमा गहमी रही है अभी। इम्पॉर्टेंट ये है कि बीजेपी ने बहुत पहले यहाँ पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी, तो चुनाव प्रचार भी एक तरह से बहुत पहले से शुरू हो गया। अब उसके बाद फिर जेपी पटेल आए, वो भी चूँकि बदलाव था, वो पार्टी बदल कर आ रहे थे और उनके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था। बीजेपी के लिए जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जयंत सिन्हा का टिकट कटा था और यहाँ पर मनीष जायसवाल को टिकट मिला था, तो दोनों ही कैंडिडेट के लिए बराबर मेहनत करने की ज़रूरत थी। जेपी पटेल के लिए इसलिए कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, तो उनको कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत थी। मनीष जायसवाल पहले से ही बीजेपी के विधायक थे सदर के, तो बहुत स्वाभाविक है कि उनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान थी। लेकिन जहाँ तक मेहनत की बात है, दोनों ही तरफ से मेहनत बहुत हुई। जेपी पटेल की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे तक यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर रैली की। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की तरफ से कई स्टार प्रचारक आए। पीएम ने भी बिल्कुल बॉर्डर पर एक सभा की जिसमें कि दोनों क्षेत्र के नेताओं को बुलाया, जिसमें मनीष जायसवाल भी मौजूद थे। इसके अलावा असम के सीएम आए, केशव प्रसाद मौर्य आए और मुझे लगता है कि जितने वीवीआईपी से भरा हुआ जो स्टार स्टड जिसको कहते हैं, ये चुनाव प्रचार रहा है, तो थोड़ा सा सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा शहर को। आज दिन भर गंगेश जी, लगातार जो आप देखते रहे चुनाव प्रचार को, पिछले बार के चुनावों से इस बार के चुनाव प्रचार में क्या फर्क नजर आया? देखिए, इस बात की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं कि इस बार के चुनाव प्रचार में बहुत सारी चीज़ें साइलेंट दिखी, बहुत सारी चीज़ों में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी, तो वो हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है मन में कि क्या अंडर करंट है या नहीं है। तो आज पर्टिकुलरली इसको दूर करने के लिए, और ऐसा हम लोगों ने खूंटी में भी किया था, हम लोग बहुत दूर दराज के गांव में गए और वहाँ जानने की हमने कोशिश की कि क्या वाकई ये साइलेंस है या गांव बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही थी कि गांव की तस्वीर एकदम अलग है और शहर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। लेकिन आपको थोड़ी हो सकता है थोड़ा आपको ये लगे, अचंभा लगे कि बिल्कुल तस्वीर मिलती जुलती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कम से कम हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में। हाँ, इतना ज़रूर है कि शहर में जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं और गांव के लोग उस तरह से उसमें बहुत सारा एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन इतना ज़रूर है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिन्हें हम कहते हैं, उसका एक अच्छा खासा प्रभाव है। एक एक काम जिसके बारे में आमतौर पर पत्रकार भूल जाता है कई बार जिक्र करना, उन सब कामों की चर्चा आपको फील्ड में मिलेगी। और हर दिन हम कहते हैं, जैसे पिछले चुनाव में भी हमने कहा था कि मतदाताओं के मन में क्या है, जब हम इसकी बात करते हैं तो एक बात मानना पड़ेगा कि कोरोना में एक वरदान ज़रूर मिला है प्रधानमंत्री मोदी को। कोरोना में ये फैसला लेना कि वो हर घर पे अनाज भेजेंगे या लोगों तक अनाज पहुंचेगा, ये एक बड़ी बात, ये एक बड़ा फैक्टर हो गया है। और
सबको पहली बार चूंकि गवर्नमेंट आपको टच करती है, ऐसा एहसास बहुत दिनों बाद हुआ लोगों को, और इसलिए वो कहीं ना कहीं खुद को अटैच्ड महसूस करते हैं। और महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा है। पुरुषों की तरफ से राय बहुत स्पष्ट ना भी आए, लेकिन महिलाओं की तरफ से राय बहुत स्पष्ट आती है। अब रहा सवाल कि लोकल कैंडिडेट का क्या वैल्यू है, लोकल कैंडिडेट के हिसाब से क्या है। जेपी पटेल ने अपनी भाषा में लोगों से बातचीत की, ऐसा कहा कई लोगों ने, और उससे लोगों को एक तरह से अपनी तरफ में लाने की कोशिश की। लेकिन क्या इसका प्रभाव हुआ, ये देखना होगा। चूँकि जो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं वो ये है कि योजनाओं का कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर पहुंचा है हर एक आदमी के पास। किसी के पास अनाज पहुंच रहा है, किसी के पास गैस भी है, किसी के पास सारा कुछ है, किसी को घर मिल गया है। तो जो हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि लाभुकों का एक वर्ग पैदा हो गया है यहाँ, और लाभुकों का ये वर्ग निश्चित रूप से इस बार मतदान में काम करेगा। तो हम बहुत स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, लहर, जिस लहर की बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि अंडर करंट है क्या, वो अंडर करंट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो प्रधानमंत्री के दावे हैं कि वो 400 पार करेंगे, वो शायद कहीं इसी के इर्द गिर्द होगा, इसी लहर को राइड करने पे होगा। इम्पॉर्टेंट बात आज यशवंत सिन्हा ने यहाँ पर एक पीसी की, उसमें भी उन्होंने चर्चा की, लेकिन उनकी बातचीत में भी उन्होंने कहा कि वो सांसद रहें ना रहें, जयंत सिन्हा रहें ना रहें, वो इसकी क्षेत्र की सेवा करेंगे। तो वो जो हार्ड हिटिंग होता है ऐसे वक्त में, जबकि सिर्फ 48 घंटे के बाद मतदान होना है, वो हार्ड हिटिंग बातें या अपने पक्ष की बात बहुत कहते हुए नहीं दिखाई पड़ी। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज की पीसी में उन्होंने मनीष जी पर ये ज़रूर कहा कि मोदी का मनीष, ये जो नारा है ये अजीबोगरीब है, मतलब आप कुछ नहीं है, जो है मोदी है। वो उनकी आलोचना थी यहाँ के कैंडिडेट मनीष जायसवाल को लेकर। लेकिन अगर ये अगर इसको ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाया जाए तो ये तो उनके पक्ष में काम कर जाएगा, क्योंकि जो वोटिंग है वो मोदी के नाम पर ही हो रहा है और मोदी को देखकर ही लोग मतदान करेंगे। तो मोदी का मनीष लिखने से वो विपक्षियों को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर ये बात प्रचारित की जाए मोदी का मनीष, तो ये उल्टा फ़ायदा मनीष जायसवाल को पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। हालांकि जब हज़ारीबाग में प्रचार शुरू हुआ और जेपी पटेल का नाम सामने आया, तब ये बात ज़रूर भी कुछ व्यक्तिगत हमले किए गए, जैसे वो व्यवसायी हैं और उनके व्यवसाय को लेकर तरह तरह की बातें की गई, और ऐसा लगा था कि शायद हज़ारीबाग में जो प्रचार है शब्दों के दायरे में थोड़े निचले स्तर पर जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और मनीष जायसवाल ने पर्सनली उन सारे मुद्दों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। शायद इसलिए भी बात आगे नहीं बढ़ी। वो अपनी तरह से चुनाव प्रचार करते एक और इस सीट के प्रचार में खासियत भी दिखी गंगेश जी, ना तो जेपी पटेल ना ही मनीष जायसवाल, दो खेमों के ये कैंडिडेट हैं, लेकिन दोनों ही कैंडिडेट एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करते हुए या हमलावर होते हुए नाम लेकर नजर नहीं आए। हाँ, पार्टियों पर विरोध हुआ, अपने अपने खेमे की पार्टियों का सपोर्ट किया और दूसरे पार्टी पर शब्दों के वाण छोड़े, लेकिन कैंडिडेट को लेकर दोनों तरफ से ही किसी तरह का बयान नहीं आया। बिल्कुल, कैंडिडेट ने निश्चित रूप से संयम बरता है, ये एक अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस के पक्ष की तरफ से अकेला और दूसरे लोग जो हैं, जो एमएलए हैं, उन्होंने जिस तरह की बातचीत की वो शायद बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह की आलोचना की वो व्यक्तिगत दायरे में आ जाता है। और भी एक दो लोग उनके नेता उन्होंने बातचीत की, लेकिन इस मामले में ये अच्छी बात रही कि चुनाव प्रचार उस दिशा में गया ही नहीं। चुनाव प्रचार व्यक्तिगत हमलों पर गया ही नहीं। वो चुनाव प्रचार बिल्कुल मुद्दों पर रहा और मुद्दों को लेकर ये बात सामने आई। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो एक जगह एकजुट दिखता है, वो बहुत मुखर नहीं है। कुछ गांव में, जिस लास्ट गांव में हम लोग गए थे, वहाँ पे जो मुस्लिम परिवार हैं वो गिनती के थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत स्पष्ट कुछ ऐसा नहीं कहा कि वो किसके पक्ष में देंगे या नहीं। कुछ लोगों को छोड़ दें अगर कि वो कांग्रेस को दे रहे हैं वोट, और बिल्कुल साफ है उनके माइंड में, बिल्कुल क्लियर है कि
कि वो किसको देंगे वोट। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लाभुकों का एक वर्ग है और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसका परिणाम पर असर पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार के चुनाव में। और अगर इसका असर नहीं पड़ता है, हम दोनों की तरफ से सोच सकते हैं, अगर इसका असर नहीं पड़ता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। गंगेश जी, जैसे पड़ोसी राज्य है बिहार, राजनीति पर वहाँ चर्चा चौक चौराहों पर बहुत ज़्यादा होती है, घर घर में होती है और सभी उस चर्चा का हिस्सा बनते हैं। सोशल मीडिया का इस बार झारखंड में इस चुनाव प्रचार में कितना अहम रोल दिखा और क्या इसी तरह नुक्कड़ नाटकों पर चर्चा होती दिखी? क्या उतने अवेयर दिखे लोग? क्या अपने अधिकार को लेकर, मतदान को लेकर जागरूक दिखे? देखिए, झारखंड के लिए अच्छी बात है आज जैसा मौसम रहा है, अगर परसों तक ऐसा ही मौसम रहता है तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत पर असर पड़ेगा, मतदान करने के लिए लोग निकलेंगे। हाँ, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है वो ये है कि सोशल मीडिया का इम्पॉर्टेंस कितना रहा। दोनों ही पक्ष ने सोशल मीडिया को अपना अस्त्र जरूर बनाया और इससे दोनों ही पक्षों को अपना अपना फ़ायदा भी मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको जो सुनने वाले लोग हैं, उनको जो पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं वो पहले से माइंड मेकअप किए हुए हैं, वो सिर्फ लॉजिक जुटा रहे हैं। आप एक आम आदमी से बात कीजिए कि आप बीजेपी से को क्यों वोट देना चाहते हैं या आप कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहते हैं, तो वो वही लॉजिक बताएगा जो सोशल मीडिया के ज़रिए उस तक पहुंचा है, जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, जिसको लेकर टीवी पर बहस हो रही है। तो वो आपसे कम नहीं जान रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप उसे बरगला नहीं सकते और बहुत पुख्ता आधार है उनका अपनी पार्टी के को समर्थन देने में या अपने कैंडिडेट को समर्थन देने में। ये तस्वीर बदलेगी, विधानसभा चुनाव में ये तस्वीर बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो एक तरफा एक साइड में एक नाम दिखाई पड़ता है, दूसरे साइड में वो नाम नहीं दिखाई पड़ता है, ये एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस है इस चुनाव में, वो चाहे हज़ारीबाग हो या जो बाकी के जो कोडरमा हो या चतरा हो, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो चुनौती ये नहीं है कि उनका विपक्ष कितना बड़ा उम्मीदवार है या वो कितनी बड़ी चुनौती। इसके लिए बड़ी चुनौती सिर्फ इतनी है कि वो अपने वोटर्स को कैसे वहाँ लेकर पहुँचेगा। क्योंकि आप आंकड़े देखेंगे तो वो बताता है कि जब भी मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो उसका परिणाम बीजेपी के खिलाफ गया है। लेकिन क्या इसको देखकर, इस आंकड़े को देखकर कांग्रेस निश्चिंत रह सकती है? नहीं, उन्हें भी अपने प्रचार को लेकर, अपने मतदाताओं को लेकर वहाँ पहुँचना होगा, अपने बूथ तक पहुँचना होगा। क्योंकि एक ज़माना था जब गांव-गांव में सिर्फ कांग्रेस ही पहुँचती थी, आमतौर पर जो सबसे वृद्ध जन होते थे या जो सबसे रिमोट के लोग होते थे, उनको कांग्रेस के अलावा कोई नाम ही नहीं पता था, उनको बीजेपी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन इस चुनाव में वो तस्वीर बदलती हुई दिखती है। उनको मोदी नाम पता है, इसलिए कि उनके घर में अनाज पहुंच रहा है, और जिन्होंने अनाज पहुंचाया है वो इस एहसास के साथ पहुंचाया है कि मोदी जी दे रहे हैं। कई योजनाएं ऐसी हैं जो स्टेट की हैं, लेकिन उनको लगता है कि चूंकि मोदी जी देते हैं इसलिए वही दे रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वहाँ तक मुझे लगता है कि जो यहाँ का सत्ता पक्ष है, अगर वो थोड़ा सा अवेयर कर देता तो ये उनके पक्ष में जाती बात। चलिए, शुक्रिया गंगेश जी इस तमाम आकलन के लिए। तो झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और बिहार की 5 सीटें हैं जहां पर 5वें चरण में चुनाव होना है। उन 5 सीटों पर चुनावी शोर थमने के बाद क्या माहौल है, क्या मतदाता इसे लेकर जागरूक हैं, उस पर चर्चा होगी, उस पर डिबेट होगी। सीधे बिहार से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे और आपके साथ होंगे मनीष। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।